वेलकम बैक फोक्स। आज हम अपनी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को देखेंगे, किस तरह से आए, क्या कहे और आगे फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ हमारा प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 1946 दिसंबर ऑफ 13th जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस का जो ये बिल था या ये मोशन था मूव किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने, और इससे ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होते हैं। इसी का ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस का ही जो मॉडिफाइड और मॉडर्न वर्जन है वो हम प्रियम्बल के रूप में जानते हैं आज। वो भी क्योंकि प्रियम्बल भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल्स को ही दर्शाता है। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में पॉइंट्स थे क्या क्या। पहला पॉइंट तो ये था कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिक्लेयर किया कि इंडिया को हम जो है एक सोवरेन इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी खड़ा करेंगे जो कि फ्यूचर गवर्नेंस में भारत की मदद करेगा, गवर्निंग बॉडीज़ को गाइड करेगा। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि जो जो टेरिटरीज थी जो ब्रिटिश इंडिया में थी, जैसे कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, है ना, ये सारी उन्होंने वही बॉडीज़, टेरिटरीज जो थी, प्रोविंसेस जो थी, वो इंडियन स्टेट्स बन जाएंगे आगे चल करके। और जो टेरिटरीज ब्रिटिश इंडिया के बाहर की थी वो क्या होंगी, वो भी इसमें जो भी मिलना चाहती हैं हम उनको भी वेलकम करेंगे, इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया में वेलकम करेंगे। और ये सारी मिलकर के एक यूनियन बनाएंगी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स विद द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। भारत माता की जय। भारत माता जो मतलब सेंटर है वो ख़त्म नहीं होगा। स्टेट्स चाहे तो उनकी बाउंड्रीज, टेरिटरीज मोल्ड की जा सकती हैं, चेंज की जा सकती हैं। ठीक है। अब ये जो टेरिटरीज़ हैं, चाहे उनकी करंट स्टेट ऑफ जैसी उनकी बाउंड्रीज़ हैं उस तरह से, या जिस भी तरह से डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो टेरिटरीज़ हैं ये चलाएंगी अपने गवर्नेंस को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी, लेकिन वो अपनी जो ऑटोनॉमी है वो उस स्टेटस को रिटेन करेंगे, रेजिडुअरी पावर्स को भी रिटेन करेंगे, लेकिन उन पावर्स को एक्सेप्ट, उन पावर्स के जो कि असाइंड होंगी यूनियन के लिए, यानी कि सेंटर के लिए। तो उन पावर्स को ये स्टेट्स ऑटोनॉमी में अपनी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बाकी सब वो ऑटोनॉमसली अपना स्टेट गवर्न करेंगे, ये कहा गया। चौथा पॉइंट क्या निकल के आता है, चौथा पॉइंट निकल के आता है कि सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया जो है और इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं यानी कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो अपनी पावर डिराइव कहाँ से करेंगे, डिराइव फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, ऑफ द पीपल। तो पावर पीपल से आएगी, ये पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है कि गारंटी करता है, सिक्योर करता है किस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों के लिए जस्टिस। जस्टिस किस तरह का, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को भी इंश्योर करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ को भी इस्टेब्लिश करेगा और सिक्योर करेगा, गारंटी करेगा, है ना। ये गारंटी असली वाली गारंटी है, नॉट गारंटी ऑफ लाइक स्पेसिफिक समवन। और फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, इन सब को भी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इंश्योर करेगा, गारंटी करेगा कॉन्स्टिट्यूशन पीपल के लिए। एक्सप्रेशन, थॉट अपन को पता है, बिलीफ अपन को पता है, फेथ, रिलीजन, वर्शिप, ठीक है। वोकेशन का मतलब हम जो भी हम काम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। एसोसिएशन और एक्शन, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ऐसा नहीं कि हम किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ जाएं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है जी। फ्रीडम ऑफ मोरालिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्शन का मतलब ये नहीं कि भाई मेरे को तो मेट्रो में जाना है विदाउट कपड़े, है ना। पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ है, उस चीज़ को स्टेट रोकेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रोकेगा। ठीक है जी। एडिक्वेट सेफ गार्ड provided for the minorities, backward classes, tribal areas, depressed and other backward classes. इन classes के लिए, minorities के लिए, backward classes, tribal areas, depressed, backward classes के लिए सेफ गार्ड करेगा। affirmative actions की भी बात कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। ठीक है। इंटेग्रिटी ऑफ द टेरिटरी, भारतीय गणराज्य, भारतीय रिपब्लिक की जो टेरिटरी है उसकी इंटेग्रिटी को, उसके सोवरेन राइट्स को ऑन लैंड, सी एंड वाटर, मतलब लैंड, सी एंड एयर,
वो मेंटेन करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। ठीक है, भारतीय संप्रभुता को भी प्रोटेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योर करेगा। ठीक है, आठवां और आखिरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या था कि ये जो भारतीय ज़मीन है जो कि एंशंट है, प्राचीन है, वो अपने राइटफुल ऑनरेबल प्लेस को दुनिया में अचीव करने की कोशिश करेगी और करेगी, जिसका कि क्या है कि वो फुल और विलिंग कंट्रीब्यूशन देगा किस चीज़ में, इन प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के लिए और विश्व की शांति के लिए भारत अपने अपने एफर्ट्स करेगा, विलिंग कंट्रीब्यूशन करेगा और यकीनन उसको अचीव भी करने की कोशिश करेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थे ये यूनानिमसली अडॉप्ट हो गए थे 22 जनवरी 1947 को। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको रेटिफाई किया और अडॉप्ट किया। ठीक है, और इसी ने शेपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इवेंचुअली क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। सब्सिक्वेंट स्टेजेस पे, अलग अलग स्टेजेस पे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के और आज के करंट फॉर्म में आने में इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने कई बार इन्फ्लुएंस किया। और इसी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, हमने पहले बताया था आपको, प्रीएम्बल है। भारतीय प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस का ही मॉडिफाइड वर्जन है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को या कॉन्स्टिट्यूशन के बनने को किस तरह से चेंज किया, इन्फ्लुएंस किया, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि पहले जुड़े नहीं थे, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जुड़े नहीं थे, जबकि वो रिप्रेजेंटेटिव थे, मेंबर थे, वो धीरे धीरे जुड़ने लगे। ठीक है, 28 अप्रैल 1947 को पहली बारी 6 स्टेट्स के मेंबर्स आके पार्ट बन गए असेंबली के। ठीक है, क्यों? क्योंकि माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्टेंस मिल गई थी, जिसका कि पार्टीशन से ताल्लुक था भारत के, है ना। 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन प्लान की एक्सेप्टेंस हुई। फिर ये कुछ प्रिंसली स्टेट वाले आ गए कि भाई ठीक है, 2 नेशन बन रहे हैं, आ जाओ। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट्स इन द असेंबली, वो भी आ गए बाद में, है ना। और मुस्लिम लीग के लोग भी आखिर में जुड़ने लगे, क्योंकि सबका मकसद बेसिकली ये था कि भाई हमको तो हमारा एक और स्टेट बना के दे दो, 2 नेशन थ्योरी कर दो हमारे लिए, तो पाकिस्तान दे दो। तो कुछ लोग आ गए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने 3 चेंजेस किए पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है ना, असेंबली पहले तो फुल्ली सोवरीन हो गई। पहले वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर आती थी, लेकिन अब पूरी तरह से सोवरीन हो गई। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्जी से जिस भी तरीके का वो चाहते हैं उस तरह से शेप करने के लिए क्या थे, आज़ाद थे। अब उसके पास ये पॉलिसी, ये पावर आ गई कि वो किसी भी लॉ को एब्रोगेट कर दे या ऑल्टर कर दे। एब्रोगेशन का मतलब कि वो रिपील कर दे, है ना। पुराना कोई लॉ है उसको हमने ख़त्म कर दिया, आज से ख़त्म है, डेड है। और ये पुराने किसी लॉ को कर सकते हैं एब्रोगेट या ऑल्टर। वो कौन से पुराने लॉ हैं? वो ब्रिटिश इंडिया के ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज हैं जो कि इंडिया के संबंध में बने हों। ठीक है ना। अब ये असेंबली जो थी जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, इसके बाद सेकंड चेंज में वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। अब वो ऑर्डिनरी लॉज बना सकती थी भारत के संबंध में। ठीक है ना, उसके 2 सेपरेट फंक्शंस थे। थोड़ी आवाज़ आती है, उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ हर बार, है ना। तो अब इसके 2 फंक्शंस हो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, पहला फंक्शन तो था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हम। ठीक है, दूसरा फंक्शन था इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शंस है ना, एक ही दिन में नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करती थी, सेपरेट डेज होते थे कि आज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो आज के दिन हम इनेक्ट ऑर्डिनरी लॉज को या किसी भी तरह का लॉ इनेक्ट नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और जिस दिन लॉज बनाने के लिए मिलते हैं उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया बन जाती है। डोमिनियन लेजिस्लेचर का पहला नमूना भारत पेश करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से। तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरा क्या था। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हम, तो इसके चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह से मिलती थी लाइक अ पार्लियामेंट, तब इसके चेयरमैन होते थे जीवी मावलंकर साहब। और ये दोनों फंक्शन एक साथ चले 26 नवंबर 1949 तक।
क्योंकि तब तक कॉन्स्टिट्यूशन का काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर ये सिर्फ और सिर्फ जब तक इलेक्शंस नहीं हो गए थे 1952 में, तब तक ये एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी ही काम करती रही, ऑपरेट करती रही। अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड देख लेते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ ऑर्डिनरी लॉज भी बनाए इन्होंने, है ना, और उसके अलावा 3-4 कुछ और भी फंक्शंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने निभाए, पूरे किए। देखते हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं। अब इसने ना मेंबरशिप इंडिया की रेटिफाई करी कॉमनवेल्थ में। पहला तो 1949, मई 1949 कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप इंश्योर करी। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया, कब? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। नेशनल एंथम, हमारा प्यारा नेशनल एंथम, जनवरी 24 1950 को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। और नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी वाला जनवरी 24 को 1950 में अडॉप्ट किया, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी को भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट करके दिया था जनवरी 24 1950 में, ठीक है। ये सारे फंक्शंस अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के या इनेक्ट लॉ करने के किए गए थे। ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं, कहीं भी पूछे जा सकते हैं इनफैक्ट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, 11 सेशन हुए इसके, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर 11 सेशन हुए। इस ये पूरा टाइम जो 2 साल 11 महीने 18 दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर यानी कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 60 अलग अलग देशों का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, पढ़ा, समझा, उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सच अ डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अलग अलग कंट्री से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने अडॉप्ट किए। वो हम देखेंगे आगे चल करके, हमारी बहुत लंबी हम एक जर्नी हम साधने वाले हैं कि हम पूरी पॉलिटी को कवर कर देंगे। और ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना, जो सबसे पहले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको 114 दिन तक एग्जामिन किया गया। 114 दिन, 114 डेज तक उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, समझा गया, लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज, की हमको क्या रखना है क्या नहीं रखना है भारतीय संविधान में। लाइन बाय लाइन उसको पढ़ा गया। और इस पूरे प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूशन के बनने शुरुआत से लेकर के अंत तक टोटल एक्सपेंडिचर जो आया वो तो 64 लाख, ठीक है ना। भारत का संविधान 64 लाख में बन के तैयार हुआ। और आखिर में इन जनवरी 24 1950 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। इसके बाद लेकिन इमीडिएटली जब फाइनल सेशन हो गया 1950 24 जनवरी को, तुरंत डिसॉल्व नहीं हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसने कंटिन्यू किया एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कब से कब तक? जनवरी 26 1950 से फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक, जो कि 1951-52 में हुआ था, जिसमें कि मिस्टर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ बिलवड नेशन। सो अभी के लिए इतना ही। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इम्पोर्टेंट फंक्शंस पढ़ लिए। आगे चल करके हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की जो जर्नी है उसको एक वीडियो और लगेंगे हमें ना, इनैक्टमेंट इन्फोर्समेंट के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद क्रिटिसिज्म देखेंगे एंड विल wrap it up this chapter. So thank you so much, thank you so much, thank you. I must write it here, ty. So expect कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे प्लीज़, है ना। सिर्फ देख करके 2-3 मिनट देख करके चले जाते हैं आप। प्लीज़ मुझे टाइम तो दें, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके टाइम की, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द क्वालिटी दैट यू सीक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।